प्रधानमंत्री ने नीति आयोग में अर्थशास्त्रियों के साथ की बैठक। प्रधानमंत्री ने कहा, डिजिटलीकरण, ऊर्जा, स्वास्थ्य और कृषि जैसे क्षेत्रों में नए और विविध अवसर पैदा हो रहे हैं। संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से होगा शुरू। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज देहरादून में 7वें सशस्त्र सेना पूर्व सैनिक दिवस समारोह की करेंगे अध्यक्षता। सीडीएस और तीनों सेनाओं के प्रमुखों ने राष्ट्रीय समर स्मारक पर अर्पित की श्रद्धांजलि। गृह मंत्री अमित शाह आज जाएंगे गुजरात। श्री जगन्नाथ मंदिर में करेंगे दर्शन और पूजन। अमित शाह उत्तरायण पतंग महोत्सव कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा। जापान के पीएम किशिदा ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से की मुलाकात। किशिदा ने कहा, सहयोगियों को चीन की चुनौती से मिलकर करना होगा सामना। बाइडेन ने जापान की सुरक्षा का किया पुरजोर समर्थन। राउरकेला में एफआईएच हॉकी विश्व कप में मेजबान भारत ने स्पेन को 2-0 से हराकर अपना पहला मैच जीता। प्रतियोगिता में आज 4 मैच खेले जाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में नीति आयोग में अर्थशास्त्रियों के साथ बैठक की। बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी सहित अन्य विशेषज्ञ भी उपस्थित थे। बैठक के दौरान वैश्विक अर्थव्यवस्था के प्रतिकूल हालात के बीच भारत के विकास और आर्थिक सामर्थ्य पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने वैश्विक आर्थिक परिदृश्य से उपजे हालात की वजह से पैदा अवसरों का लाभ उठाने पर बल दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने डिजिटल क्षेत्र में देश की सफलता को सराहा। उन्होंने देश भर में वित्त तकनीक को तेजी से अपनाए जाने की भी तारीफ की। प्रधानमंत्री ने भारत की विकास यात्रा में नारी शक्ति को महत्वपूर्ण कारक बताया। और वहीं संसद का बजट सत्र इस महीने की 31 तारीख से शुरू होगा। केंद्रीय बजट 1 फरवरी को पेश किया जाएगा। बजट सत्र की शुरुआत लोकसभा और राज्यसभा की साझा बैठक में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के संबोधन से शुरू होगी। सत्र के पहले दिन दोनों सदनों में आर्थिक सर्वेक्षण भी पेश किया जाएगा। बजट सत्र इस वर्ष 6 अप्रैल तक चलेगा और 66 दिन में 27 बैठकें होंगी। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि 14 फरवरी से 12 मार्च तक सामान्य अवकाश रहेगा। इस दौरान विभाग संबंधी संसदीय स्थायी समितियां अनुदानों की मांग की जांच और अपने मंत्रालयों के साथ विभागों से संबंधित रिपोर्ट तैयार करेंगी। और वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज देहरादून में 7वें सशस्त्र सेना भूतपूर्व सैनिक दिवस समारोह की अध्यक्षता करेंगे। रक्षा मंत्री कार्यक्रम में सशस्त्र सेना भूतपूर्व सैनिक रैली को संबोधित भी करेंगे। इसके साथ ही नीति घाटी में स्थित गमशाली तक एक कार अभियान को हरी झंडी दिखाकर भारतीय सेना और CLAW ग्लोबल की संयुक्त साहसिक खेल पहल सोल ऑफ स्टील एल्पाइन चैलेंज का भी शुभारंभ करेंगे। वहीं सशस्त्र बलों के सर्वोच्च बलिदान और उनकी समर्पित सेवा को श्रद्धांजलि देने के लिए उत्तराखंड युद्ध स्मारक ट्रस्ट द्वारा विकसित शौर्य स्थल को समर्पित करेंगे। इस आयोजन के दौरान पूर्व सैनिकों को पदक, स्मारिका, मान्यता प्रमाण पत्र आदि देकर सम्मानित किया जाएगा। पहला सशस्त्र सेना पूर्व सैनिक दिवस दिनांक 14 जनवरी 2016 को मनाया गया था, क्योंकि इसी दिन 1953 में भारतीय सेना के पहले भारतीय कमांडर इन चीफ फील्ड मार्शल KM करियप्पा औपचारिक रूप से सेवानिवृत्त हुए थे। KM करियप्पा ने 1947 के युद्ध में भारतीय सेना का नेतृत्व किया था। ये दिवस हमारे सम्मानित भूतपूर्व सैनिकों को समर्पित है। 7वें सशस्त्र सेना भूतपूर्व सैनिक दिवस के अवसर पर CDS जनरल अनिल चौहान और तीनों सेना प्रमुखों, सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे, वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल VR चौधरी और नौसेना प्रमुख एडमिरल R हरि कुमार ने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की।
और वहीं राजधानी दिल्ली में गणतंत्र दिवस समारोह को लेकर जोरों शोरों से तैयारियां हो रही हैं। कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड की रिहर्सल आयोजित की गई। जवानों ने पूरे उत्साह के साथ रिहर्सल में भाग लिया। ठंड के बीच जवानों की रिहर्सल का शानदार नजारा देखते ही बन रहा था। और वहीं वन रैंक वन पेंशन में संशोधन को मंजूरी मिलने पर पूर्व सैनिकों ने सरकार की सराहना की है। पूर्व सैनिक समीरन सेन और सोमनाथ राय ने कहा कि वन रैंक वन पेंशन को मंजूरी देने के लिए प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री का बहुत बहुत आभार। मैं वन रैंक वन पेंशन को मंजूरी देने के लिए प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। मैंने 27 वर्षों तक भारतीय सेना में पूरे गर्व के साथ सेवा की है। मैं वन रैंक वन पेंशन को मंजूरी देने के लिए हमारे प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री को धन्यवाद देना चाहता हूं। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात के दौरे पर रहेंगे। अमित शाह जगन्नाथ मंदिर में दर्शन और पूजन अर्चना भी करेंगे। वहीं उत्तरायण पतंग महोत्सव कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे। अमित शाह गांधीनगर में पौराणिक कपिलेश्वर महादेव मंदिर में भी दर्शन करेंगे। और जोशीमठ की तरह ही कर्णप्रयाग में भी कई मकानों में दरारें देखने को मिल रही हैं। घरों में आई दरारों की वजह से लोग दहशत में जी रहे हैं। डीडी न्यूज की टीम ने कर्णप्रयाग में स्थिति का जायजा लेने के बाद ग्राउंड जीरो से ही जिलाधिकारी को वहां के हालात बताए और लोगों की सहायता के लिए तत्काल प्रशासन की टीम वहां बुलवाई। पेश है हमारे संवाददाता नीरज सिंह की कर्णप्रयाग की ग्राउंड रिपोर्ट से। ये ग्राउंड रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। जोशीमठ से करीब 80 किलोमीटर पहले कर्णप्रयाग एक जगह पड़ती है और जिस तरह की दरारें जोशीमठ में आपको देखने को मिल रही हैं, वैसे ही कर्णप्रयाग में भी जो दरारें हैं वो देखने को मिल रही हैं। अगर आप देखें, अम्मा जी अकेली रहती हैं? अकेले बाबा, मैं अकेली, कोई नहीं है मेरे ना, अकेले रहते बाबा, मैं रात क्या दिन क्या मैं बराबर। ये एक हफ्ते से ये दरारें आई हैं घरों में? जी हाँ, ये ज्यादा आ गई ना, ये पहले कम थे अब ज्यादा आ गई। कोई भी नहीं है इनकी देखभाल करने के लिए और बड़ी मुश्किल हालातों में है और हम कोशिश करते हैं कि जिलाधिकारी महोदय से बात करने की। हेलो डीएम साहब नमस्कार, मैं नीरज बोल रहा हूँ दूरदर्शन से और इस समय कर्णप्रयाग में हूँ मैं, जहाँ पे ये दरारें आई हैं। अम्मा जी भी यहाँ पर एक रहती हैं, बसंती देवी नाम है, अकेली हैं, घर परिवार में कोई है नहीं, बहुत मुश्किल में उनके घर की हालात बिल्कुल ऐसी है कि कभी भी टूट सकता है वो घर। हम टीम अभी भेजेंगे और जो भी लोगों के घर ऐसे हैं जहाँ पर दरारें बहुत ज्यादा है तो उनको अभी टेम्परेरी शिफ्ट करने के लिए हम सारी फैसिलिटीज भी प्रोवाइड कराएंगे, क्योंकि ये जो एरिया हमारे संज्ञान में है इसको ट्रीटमेंट किया जाना आवश्यक है। तो इसलिए हमने IIT रुड़की को भी इसमें इन्वॉल्व किया हुआ है कि जल्द से जल्द वो हमें एक प्लान बना के दे सके। तो ये डीएम चमोली थे और ये कह रहे हैं कि यहाँ पर टीम पहुंचेगी, तो हम वेट करेंगे उनकी टीम का। कुछ और लोग हैं हमारे साथ पहुना नगर के जिनके घरों में दरार आई हैं। ये आपके कौन कौन से इलाके में, घर के किस किस इलाके में दरार आई? ये पूरा है, अंदर वाला पूरा है, इधर वाले है ना वो पूरा, नीचे जमीन भी, इसका तो खैर जमीन नहीं है ना, लेकिन बैठ तो रही है जमीन। जिलाधिकारी महोदय को फोन करने के बाद कर्णप्रयाग के तहसीलदार यहाँ पर पहुंचे हैं। उस दौरान यहाँ पर जो है ये दरारें दिखना शुरू हुआ था और सितंबर में ही हमने इसको सर्वे करके जिलाधिकारी कार्यालय को भेजा गया था। परसों 11 तारीख को भी यहाँ पर एक जॉइंट सर्वे किया था, उसमें हमने ये आइडेंटिफाई किया कि कौन कौन से घर अब बिल्कुल भी रहने लायक नहीं रह गए हैं। इसके लिए हमने नगर पालिका परिषद कर्णप्रयाग का जो रैन बसेरा है वहाँ पर वैकल्पिक व्यवस्था की गई है। तो ये थे कर्णप्रयाग के तहसीलदार जिनको जिलाधिकारी महोदय ने यहाँ भेजा है और ये अब देखेंगे यहाँ पर कि कौन कौन से जो लोग हैं वो असुरक्षित घरों में रह रहे हैं और उन लोगों को निकालकर कर्णप्रयाग में ही उनकी वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है और वहाँ पर कोशिश की जा रही है उनकी सभी सुविधाओं का ध्यान रखा जाए। कैमरामैन सुमित के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज़, कर्णप्रयाग। और वहीं इस महीने की 27 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छात्रों से परीक्षा पे चर्चा करेंगे। वे दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में छात्रों और अभिभावकों को संबोधित करेंगे और जरूरी मार्गदर्शन देंगे।
परीक्षा पे चर्चा को लेकर छत्तीसगढ़ में छात्रों, अभिभावकों के साथ साथ शिक्षकों में भी उत्साह देखने को मिल रहा है। रायपुर की राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्राप्त प्रधान पाठिका ममता आहार ने प्रधानमंत्री के परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम की सराहना करते हुए कहा कि यह बच्चों के लिए बहुत लाभदायक है। उन्होंने कहा कि सभी स्कूलों में बच्चों को परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम को देखना चाहिए, क्योंकि इस कार्यक्रम में बच्चों को आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। मोदी जी की जो बातें आती हैं बच्चों के साथ में बहुत सारी बातें वो बताते जाते हैं, तो ये चर्चा होनी बहुत ज़रूरी है कि बच्चे निराश हो जाते हैं, हमने कुछ याद नहीं किया है या कैसे होगा क्या होगा, उनको चिंता हो जाती है और उसके चक्कर में जो बच्चे जानते हैं वो भी नहीं लिख पाते। तो उनके खुली चर्चा हो जिससे बच्चे अपने मन से उस चीज़ को सहज रूप में ले और अच्छा कार्य कर सकें, अपने जो पढ़ाई है साल भर की उसको अच्छे रूप में वो प्रस्तुत कर पाएँ। तो उसके लिए सहज चर्चा भी ज़रूरी है और ये चर्चा बहुत मायने रखती है। जैसा कि मोदी जी चर्चा करते हैं परीक्षा पे चर्चा, तो बच्चों के साथ सहज होने के लिए साथ ही साथ अपने कोर्स के लिए उनको कॉन्फिडेंस आता है। अगर हम किसी से बात करते हैं तो अपने मन का भय भी दूर होता है। तो इन सब चीज़ों के लिए ये सब चर्चाएं होनी भी बहुत आवश्यक है। बच्चों को यही संदेश देना चाहती हूँ कि अगर आप मेहनत करेंगे तो वो मेहनत कहीं ना कहीं कभी ना कभी सफल होगी, आज नहीं तो कल होगी, पर सफल ज़रूर होगी। इसलिए जी भर के मेहनत करें और अपने एक उद्देश्य बना के रखें। उद्देश्य बनाने से ही आपको आगे बढ़ने के लिए राहें मिलती हैं, इसलिए एक उद्देश्य बनाना ज़रूरी है और उस पर आगे बढ़ते चलें, सफलता आपके कदम चूमेगी। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का छठा संस्करण 27 जनवरी को दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के छात्र छात्राओं से संवाद करते हुए परीक्षा को लेकर तनाव से बचने और उनकी जिंदगी में सहायक साबित होने वाले टिप्स साझा करेंगे। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर की रहने वाली अदिति सिंह 2020 में आयोजित हुए परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में भाग ले चुकी हैं। अदिति ने बताया कि उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करने से अदिति को परीक्षा के दौरान सहायता हुई। साथ ही अदिति ने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री के सुझाव परीक्षा के अलावा भी बाकी जीवन में अदिति को मददगार साबित होंगे। आज से 3 साल पहले दिल्ली में ऑर्गेनाइज प्रोग्राम परीक्षा पे चर्चा 2020 का पार्ट थी है। उसमें हमें हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी जी से बात करने का मौका मिला था। मेन जो एम था हमारे प्रोग्राम का वो था कि हमें एग्जाम वॉरियर से एग्जाम वॉरियर में कैसे कन्वर्ट होना है। एग्जाम को हमें ऐसे स्ट्रेस लेके नहीं करना है, मुझे एक्साइटेड होकर करना है। मोदी जी ने सबको रेफर करते हुए बोला कि अगर हम सच्ची मन से पढ़ना चाहें, अगर हम कोई मूवी देख रहे हैं तो हमें कोई भी डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। हमें पूरी मूवी का हर एक एंड से स्टार्ट से लेके एंड तक पता रहता है। उसी तरीके से हम पढ़ाई पूरे मन से करें, अगर हम ठान लेके नहीं हमें पढ़ना ही है तो हमें कोई भी चीज़ डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकती है। मोदी जी ने हमें ये भी बताया कि सिर्फ पढ़ाई जिंदगी में हर चीज़ नहीं होता है, वो हमारे लाइफ में को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी उतनी ही इम्पोर्टेंस रखती हैं। मोदी जी ने हर किया कि हम एग्जाम वॉरियर से लेके एग्जाम वॉरियर में कैसे कन्वर्ट कर होएं, और ये चीज़ हमारी लाइफ में हमें बियॉन्ड एग्जाम्स तक भी हेल्प करेगी। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है। ब्रेक के उस पार खबरें और भी, आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। हाय मॉम, फिर से शॉपिंग? बाबूजी, आपने इसे बिगाड़ के रखा। लिमिट में करो तो कुछ बुरा नहीं होता है। बिना लिमिट शॉपिंग करेगी आपके कार्ड पे ऐड ऑन जो है। मैंने तो कार्ड पे लिमिट सेट कर दिया। अच्छा, इसके फायदे ये हैं कि रिस्क कम हो जाता है और अगर फ्रॉड भी हुआ तो तुरंत बैंक को बोल दीजिए, नुकसान कम। दादू, नेक्स्ट टाइम ये पिंक ड्रेस। यू आर द लिमिट। लिमिट तो सेट है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मकर संक्रांति के अवसर पर वाराणसी में श्रद्धालुओं ने गंगा नदी में पवित्र स्नान किया। इस दिन सूर्य उत्तरायण होता है, जिसका अर्थ है कि सूर्य उत्तर दिशा की ओर बढ़ता है। इस दिन मकर राशि में सूर्य प्रवेश कर जाते हैं और इसलिए इस दिन को मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है। और मकर संक्रांति के मौके पर प्रयाग, तो ऐसे में आपको बता दें कि जो तमाम तैयारियां हैं वो साफ तौर पर नजर आ रही है और ऐसे में सुबह से ही जो श्रद्धालु हैं वो आस्था की डुबकी लगाने के लिए नदी के किनारे पहुंच चुके हैं। तो ऐसे में मकर संक्रांति के मौके पर प्रयागराज में श्रद्धालुओं ने संगम तट पर स्नान किया
और जानकारी हमारे सहयोगी विकास सिंह से लेते हैं। विकास का रुख करते हैं। विकास, किस तरह से आज अगर हम देखें तो साफ तौर पर, क्योंकि श्रद्धालु जो हैं वो आस्था की डुबकी लगाने के लिए नदी किनारे पहुंच चुके हैं और साफ तौर पर जैसा कि हम आपके पीछे देख भी पा रहे हैं, तो ऐसे में तस्वीरें दिखाइए और क्या उत्साह, क्या उमंग नजर आ रही है मकर संक्रांति के इस पर्व को लेकर लोगों में। विकास, आप सुन पा रहे हैं मुझे? लगता है विकास से संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन हम फिर से कोशिश करेंगे। और ऐसे में आपको बता दें कि आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है। लोग लगातार दान पुण्य करते हैं और ऐसे में आज के दिन का काफी महत्व होता है। सूर्य की यहाँ पर सूर्य को अर्घ्य भी दिया जाता है और साथ ही साथ सुबह से ही लगातार आपको बता दें जो श्रद्धालु हैं वो आस्था की डुबकी लगाने के लिए नदी के किनारे यानी कि घाटों पर पहुंच रहे हैं और घाटों का भी सौंदर्यीकरण किया गया है। हर साल की तरह इस साल भी प्रशासन की तरफ से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि भारी संख्या में जब श्रद्धालु पहुंचते हैं तो कहीं ना कहीं वहां पर प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती होती है। ऐसे में प्रशासन ने भी तमाम तैयारियां की है। विकास, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास का रुख करते हैं। विकास, क्या तैयारियां वहां पर नजर आ रही हैं और साफ तौर पर क्या दृश्य वहां पर नजर आ रहे हैं? लोगों को अगर हम देखें तो क्या उत्साह और क्या उमंग वहां पर नजर आ रही है? तो विकास से हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको बता दें क्योंकि आज का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण है और विकास से संपर्क अभी नहीं हो पाया है, लेकिन हम कोशिश करेंगे एक बार फिर से उनसे संपर्क साधने की। तो ऐसे में आपको बता दें कि आज का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण है और लोग जो हैं, जो श्रद्धालु हैं, वो सुबह से ही आस्था की डुबकी लगाने के लिए नदी के किनारे पर पहुँच रहे हैं। और ऐसे में प्रयागराज की अगर हम बात करें, हम वाराणसी की बात करें, तो वहाँ पर भी घाटों पर तमाम तरह की तैयारियाँ की गई हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण आज का दिन है। मकर संक्रांति को लेकर लोग आज दान पुण्य करते हैं, इच्छाएं मांगते हैं और साफ तौर पर उनकी कोशिश रहती है कि आज के दिन को काफ़ी अच्छी तरीके से वो सेलिब्रेट कर पाएँ। तो ऐसे में उत्साह और उमंग हर साल की तरह इस साल भी नज़र आ रही है। तमाम तैयारियां लगातार वहां पर की गई हैं और इसी की बानगी लगातार तस्वीरों के ज़रिए हम आपके साथ साझा करने की कोशिश भी कर रहे हैं। तो जैसा कि हमने आपको तस्वीरों के ज़रिए भी दिखाने की कोशिश की कि किस तरह से लोग सुबह से वहाँ पर घाटों के किनारे वहाँ पर दर्शन करने के लिए और साफ तौर पर दर्शन करने के बाद वहाँ पर जिस तरह से अर्घ देने का भी जो काम है वो भी नजर आ रहा है। आप तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं और आप देख सकते हैं कि सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। तो ऐसे में लगातार सुबह की ये तस्वीरें हैं जो आई और उसके बाद से हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण आज का दिन है और आस्था की डुबकी लगाने के लिए श्रद्धालु जो हैं वो घाट पर पहले से मौजूद हैं और साथ ही साथ प्रशासन ने भी तमाम तरह के एहतियात और तैयारियाँ की हुई हैं जिससे लोगों को किसी तरह की दिक्कतें ना हो। और आइए आगे बढ़ते हैं। जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा अमेरिका के दौरे पर हैं। इस दौरान फुमियो किशिदा ने कहा कि जापान, अमेरिका और यूरोप को मिलकर चीन का सामना करने की जरूरत है। प्रधानमंत्री किशिदा ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय एक ऐतिहासिक मोड़ पर खड़ा है जहां मुक्त, खुली और स्थिर अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को बड़ा खतरा पैदा हो गया है। वहीं इससे पहले फुमियो किशिदा से मुलाकात के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन जापान की सुरक्षा का पुरजोर समर्थन कर चुके हैं। राष्ट्रपति बाइडेन ने जापान के रक्षा सुधारों की भी सराहना की। प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा की मौजूदगी में नासा मुख्यालय में जापानी विदेश मंत्री योशिमासा हयाशी और उनके अमेरिकी समकक्ष एंटनी ब्लिंकन ने अंतरिक्ष में सहयोग को लेकर भी एक प्रमुख समझौते पर हस्ताक्षर किए। नासा की जापानी अंतरिक्ष यात्रियों को भी आर्टेमिस मिशन का हिस्सा बनाने की योजना है। और आपको बता दें कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की रियल एस्टेट कंपनी द ट्रंप ऑर्गेनाइजेशंस को टैक्स चोरी समेत कई अपराधों का दोषी पाया गया है। डोनाल्ड ट्रंप की कंपनी पर $1.6 मिलियन यानी करीब 130 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा है। लगभग 1 महीने तक चली सुनवाई में ज्यूरी ने ट्रंप की कंपनियों को 17 मामलों में दोषी करार दिया। अदालत ने अपनी जजमेंट में बताया कि कंपनी ने कई अधिकारियों को मिले लग्जरी अपार्टमेंट, मर्सिडीज बेंज और क्रिसमस के लिए एक्स्ट्रा कैश का टैक्स चोरी कराने में मदद की है।
अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य में लगातार तूफान का कहर देखने को मिल रहा है। भारी बारिश और तूफान के बाद कैलिफोर्निया की नदियां उफान पर है। दिसंबर के अंत से लगातार आ रहे तूफान और बाढ़ से अब तक 19 लोगों की मौत हो चुकी है। अंदाजा लगाया जा रहा है कि इस दौरान कैलिफोर्निया को करीब $34 बिलियन का नुकसान हो चुका है। इससे पहले कैलिफोर्निया भयानक सूखा झेल रहा था, जिससे कुछ इलाकों में अब राहत मिली है, लेकिन अभी भी कैलिफोर्निया के बड़े इलाके सूखे का सामना कर रहे हैं। पुरुष हॉकी विश्व कप के पहले मैच में भारत ने स्पेन को 2-0 से हराकर शानदार शुरुआत की। भारतीय टीम ने इस मुकाबले के आखिरी क्वार्टर में 10 खिलाड़ियों के साथ मुकाबला खेला और स्पेन को मात दी। और इस पर हमारे संवाददाता मुकेश शुक्ला ने टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह से खास बातचीत की। देखिए। हमारे साथ है कप्तान हरमनप्रीत। किस तरह का मुकाबला रहा जिस तरह से आज आपकी टीम ने 2-0 से हराया, टोक्यो में भी हराया था, यहाँ पर पहले मैच में शानदार जीत? सर पहले तो थैंक यू सभी का कि इतना हमें चेयर करना है और सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि ये फर्स्ट मैच था। फर्स्ट मैच ऑलवेज इंपॉर्टेंट होता है टूर्नामेंट के लिए। एंड हमारे सभी टीम ने पूरा एफर्ट डाला है, पूरा 100% दिया टिल द लास्ट विचल। हमने साबित किया कि चाहे हम कार्ड भी लेते हैं तो फिर भी हमने इस बार अच्छा मैनेज किया है, तो वो एक प्लस पॉइंट है, एक पॉजिटिव साइन है हमारी टीम के लिए। कृष्ण बहादुर पाठक को कैसे यहाँ पर आप ट्रीट करेंगे? उन्होंने 4 बेहतरीन शेप बचाए। एब्सोल्युटली, क्योंकि हमारे पास वर्ल्ड बेस्ट गोलकीपर्स हैं, चाहे वो श्रीजेश भाई हैं चाहे कृष्णा है। आई थिंक जब वो लाइफ देते हैं टीम को तो टीम को एक बूस्ट मिलता है, तो आई थिंक थैंक्स टू कृष्ण एंड श्री भाई। अगला मुकाबला इंग्लैंड के साथ होगा, यहाँ से मोमेंटम बनेगा। इंग्लैंड ने भी अच्छा मैच खेला, 5-0 जीत दर्ज करी वेल्स पे। बिल्कुल, क्योंकि ये वर्ल्ड कप है, ऐसा नहीं कि हम जीत गए और हम थोड़ा रिलैक्स हो जाएंगे। हमारा जो फोकस है कि मैच बाय मैच जाएंगे, नेक्स्ट मैच में भी अपना 100% करने की कोशिश करेंगे कि अपना बेस्ट करेंगे। अमित रोहित दास जिन्होंने पहला गोल किया, लोकल बॉय है यहाँ के, जिस तरह का उनको सपोर्ट मिल रहा था, कैसे देखते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, इज द लाइक वन ऑफ द बेस्ट डिफेंडर वी हैव एक्चुअली। फर्स्ट रशर बहुत अच्छे हैं एंड स्कोर करना और होम क्राउड के सामने स्कोर करना वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट है उसके लिए। आई थिंक उसने बहुत एंजॉय किया इस मैच। थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस। और वहीं युवा गोलकीपर कृष्ण बहादुर पाठक ने 4 शानदार गोल बचाए, जो स्पेन के लिए हार का एक बड़ा कारण बने। कृष्ण कुमार बहादुर गोलकीपर हमारे साथ है। कृष्ण, बहुत ज्यादा आपने यहाँ पर अपना एक्सपीरियंस इस्तेमाल किया, 4 बेस्ट सेव आपने करके दिखाए, जो कि कहीं ना कहीं स्पेन के लिए बड़ा नुकसान साबित। सर देखो, ये कॉन्फिडेंस के ऊपर मैटर करता है। फर्स्ट जो टच था मुझे लग रहा है कि काफी अच्छा था मेरा सेकंड क्वार्टर में, तो उसके कारण बैक टू बैक सेव होते गए और एज ए टीम हमने काम किया है। डिफेंस ने भी काफी अच्छा रोल निभाया आज। श्रीजेश ने पहले क्वार्टर में किया, फिर उसके बाद आपने 2 क्वार्टर में लीड किया। कितना इंपॉर्टेंट होता है ऐसे मिक्स करके आपको इस्तेमाल करना बड़े मैच में? सर हम देखो लास्ट जब मैं श्री भाई के साथ खेल रहा हूँ, लास्ट हम ऐसे ही खेलते आ रहे हैं, 1 क्वार्टर वो खेलते हैं, 1 क्वार्टर मैं खेलता हूँ, तो कहीं ना कहीं हमें यूज टू है इस चीज का। जब हमने 10 लोगों के साथ आखिरी क्वार्टर खेला, उस समय क्या कुछ चल रहा था टीम के पास? और क्योंकि स्पेन का अच्छा मौका था इसका फायदा उठाने का। देखिए सर, हमने काम किया इसके ऊपर, 1 मैन डाउन होके कैसे खेलना है, तो आज हमने परफेक्टली वो निभाया है। इंग्लैंड के साथ अगला मुकाबला है, कैसे देखेंगे? सर काफी अच्छी टीम है और जैसे हमने पहले भी बोला था मैच बाय मैच जाएंगे और आज का मैच देखेंगे क्या आगे क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं और इंग्लैंड को भी देखेंगे कल और उसके साथ आएंगे। थैंक यू। और आइए अब सीधे प्रयागराज का रुख करते हैं। आपको बता दें कि मकर संक्रांति के इस अवसर पर हमारे सहयोगी विकास वहां पर मौजूद हैं और वो लगातार वहां से तस्वीरें साझा कर रहे हैं और जायजा भी ले रहे हैं। विकास, क्या हलचल नजर आ रही है वहां पर, और तस्वीरें दिखाइए, किस तरह से हर्षोल्लास के साथ आज का पर्व मनाया जा रहा है? बहुत श्रद्धा और उल्लास के साथ आज मकर संक्रांति का पर्व मनाया जा रहा है। भोर से ही यहाँ पर आस्था की डुबकी लगाने के लिए हजारों लाखों की संख्या में श्रद्धालु आए हुए हैं। हम आपको दिखाएंगे हमारे पीछे किस तरीके से व्यवस्थाएं हैं यहाँ पर, किस तरीके से यहाँ पर नावों से लोग आ रहे हैं। पूरे संगम तट पर जितने घाट बनाए गए हैं वहाँ पर लोग हजारों लाखों की संख्या में आए हुए हैं यहाँ पर आस्था की डुबकी लगाने के लिए। हमारे साथ राजू नारायण मिश्र जी हैं जिनको यहाँ की सुरक्षा की जिम्मेदारी है। सर, किस तरीके से व्यवस्था की है आप लोगों ने यहाँ संगम पर? आज मकर संक्रांति का स्नान है जी, ये माघ मास का दूसरा स्नान मकर संक्रांति का स्नान है जो आज प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त से प्रारंभ होकर संगम
घाट पर और संगम स्नान घाट पर और पूरे माघ मेला क्षेत्र में जो अन्य स्नान घाट हैं वहाँ पर लगातार लोग श्रद्धालु आकर स्नान कर रहे हैं और इसके लिए हम लोगों ने एक विस्तृत सुरक्षा योजना तैयार करके सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की है। ये प्रयास किया गया है कि जो श्रद्धालु और जो कल्पवासी विभिन्न स्नान घाटों पर आएँ उनका स्नान घाटों तक सुगम आवागमन हो। इसके लिए हम लोगों ने आने के मार्ग और जाने के मार्ग पृथक पृथक निर्धारित किए हैं जिससे कोई स्टैम्पीड आदि की घटना न हो और वो सुगमता से स्नान घाट तक पहुंच सकें। इसके साथ ही माघ मेले क्षेत्र के अंदर 2 पार्किंग की व्यवस्थाएं की गई हैं। उद्देश्य ये है कि जिससे कि श्रद्धालुओं को कम से कम पैदल चलना पड़े। इसके बाद जब वो संगम तट पर और अन्य स्नान घाटों पर जब स्नान करें तो हम उनको सुरक्षित स्नान दें। इसके लिए जल में सुरक्षा की सम्यक व्यवस्थाएं हैं। डीप वाटर बैरिकेटिंग करते हुए रिवर लाइन्स लगाई गई हैं। रिवर लाइन के साथ साथ जाल का व्यवस्थापन किया गया है। जो हमारी रिवर लाइन्स हैं उससे हम पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से श्रद्धालुओं से अनुरोध करते हैं कि रिवर लाइन्स के बियॉन्ड जाकर स्नान न करें। जो स्नान घाट बने हैं उन्हीं पर स्नान करें। प्रतिबंधित स्नान घाटों पर स्नान न करें जिससे किसी प्रकार की कोई घटना दुर्घटना हो। जल में हम लोगों ने प्रशिक्षित गोताखोर नियुक्त किए हैं। जल पुलिस कर्मी नियुक्त हैं। फ्लड कंपनीज के जवान जो कुशल तैराक होते हैं उनको लगाया गया है। SDRF की टीम और NDRF की टीम जल में मौजूद है। पूरा माघ मेला क्षेत्र CCTV कैमरों से आच्छादित है। लगभग 200 कैमरों के माध्यम से हम लोग माघ मेले के चप्पे चप्पे पे नज़र रख रहे हैं। ड्रोन की व्यवस्थाएं हैं, चाहे संगम का क्षेत्र हो, चाहे झूसी का क्षेत्र हो और रेल का क्षेत्र हो, वहाँ पर हम लोगों ने अलग अलग ड्रोन का व्यवस्थापन करके हम उनका फीड ले रहे हैं। जो हमारा इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर है वो 24/7 ऑपरेटिव है। सारे कैमरों की फीड वहाँ पर लगातार ली जा रही है। अनुमान कितना है, कितने लोग आएंगे यहाँ पर? अनुमान ये है कि जैसे कि प्रातःकाल बहुत कोहरा था, उस वक्त भी बड़ी संख्या में लोग स्नान कर चुके थे। अभी भी मोटे तौर पे जो हम लोग देख रहे हैं लगभग 6 लाख से अधिक श्रद्धालु आ चुके हैं और अब सूर्यदेव भी सामने हैं, तो ऐसा लग रहा है कि दिन भर में ये संख्या 35-40 या उससे अधिक भी हो सकती है। जी बिल्कुल, धन्यवाद आपका बातचीत करने के लिए दूरदर्शन से। तो बिल्कुल जिस तरीके की व्यापक व्यवस्थाएं की गई थी यहाँ गौरव, बिल्कुल विकास, साफ तौर पर जिस तरह से सुरक्षा व्यवस्था है वो तो नजर आ ही रही है और जैसा कि इन्होंने बताया भी, और ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था जो है वो चाक चौबंद है। आस्था की डुबकी लगा रहे हैं और लोग भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया विकास तमाम जानकारियां हमसे साझा करने के लिए। बहरहाल हमारे पास अभी इतना ही वक्त है और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आप बने रहिए DD न्यूज के साथ। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।